फ्रेंड्स, आजकल हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। और आज मैं उसका एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एपिसोड के वीडियो के प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा संजीव मेहरा अपने बॉस सिंह साहब को ब्लैकमेल करता है और बोलता है अगर उसे इस जॉब से निकाला गया तो वो सिंह साहब की दूसरी कंपनी को जो सोनीपत हाईवे का टेंडर मिला है उसके बारे में मीडिया में एक्सपोज कर देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉरेंसिक टीम तोप सिंह के मोबाइल का डाटा रिकवर कर लेती है तो उन्हें तोप सिंह के फोन में संजीव मेहरा का फोटो और उसके घर का एक वीडियो मिलता है और साथ ही उन्हें तोप सिंह की गर्लफ्रेंड चंदा का भी फोटो मिलता है। और वहीं हम देखते हैं मैरी जिसने अब तक अपने आप को लड़की बताया था वो लड़का निकलता है। और जब ये न्यूज मीडिया में बाहर आती है तो हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं हाथीराम का बचपन। हाथीराम अपने फादर के साथ खाना खा रहा होता है तो बोलता है एक ही तरह का खाना मैं रोज रोज नहीं खा सकता। तो हाथीराम का फादर उस पर नाराज होता है और बोलता है तेरी वजह से मैंने शादी नहीं की और तू नखरे दिखा रहा है। और हम देखते हैं हाथीराम का फादर छोटी छोटी बातों में हाथीराम की पिटाई कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। जब हाथीराम सस्पेंड होकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा फोन तो बंद पड़ा है। अगर घर लेट आना होता है तो कम से कम एक बार कॉल करके बता तो दिया करो। हाथीराम अपनी वाइफ से बोलता है मेरे पास बैठ तुझे कुछ बताना है। तभी उसका लड़का आता है और उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है। वो बताता है कि उसके स्कूल वालों ने एक प्रोग्राम कर रखा है और जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। तो मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसका बाप पुलिस वाला है। आप इस कार्ड पे साइन कर दो ताकि मैं इसे अपने टीचर को दिखा सकूं। आपको आना हो या ना आना हो वो आपकी मर्जी। अब हाथीराम अपनी वाइफ को नहीं बताता है कि वो सस्पेंड हो गया है। वो उससे बहाने मारता है। वो बोलता है आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सिर में दर्द है, जरा सिर की मालिश कर दे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीएसपी साहब के साथ सीबीआई चीफ होती है और अंसारी इस केस से रिलेटेड सारे पेपर उनको हैंडओवर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं हाथीराम पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन जब वो देखता है कि डीएसपी साहब सीबीआई वालों के साथ हैं तो हाथीराम पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाता। पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है। तो चाय वाला बोलता है कि सर आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो हाथीराम बोलता है अरे मामा चाय बना ले, जज मत बन। लेकिन हाथीराम की नजर पुलिस स्टेशन की तरफ ही होती है तो देखता है कि चीनी लगातार उनकी तरफ देख रहा था। तो हाथीराम नोटिस करता है चीनी उसको नहीं चाय की टपरी पे खड़े एक लड़के को देख रहा था। जैसे हाथीराम पीछे मुड़ता है वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। अब जब हाथीराम थाने के अंदर साइन करके वापस जा रहा होता है तभी वहाँ का एसएचओ उसे रोकता है और बोलता है देख यार जो भी कल हुआ वो अपनी जगह है लेकिन आज भी हम तुम दोस्त हैं। हाथीराम उसको कुछ जवाब तो नहीं देता लेकिन घूरती नजरों से देखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अंसारी रोकता है और बोलता है कि सर अड्डे पे मिले, आज की पार्टी मेरी तरफ से आईएएस का मेन एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो हाथीराम उस पर नाराज होता है क्योंकि हाथीराम का मूड तो पहले से ही खराब था। वो बोलता है तू पार्टी दे रहा है मेरे सस्पेंड होने की खुशी में। तो अंसारी बोलता है अरे सर मेरा वो मतलब नहीं था। तो हाथीराम अंसारी पे चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं सीबीआई के लोग उन चारों से पूछताछ करते हैं और फिर एक घर पर छापा मारते हैं जहां उन्हें ढेर सारी बंदूकें और कुछ पेपर मिलते हैं जिनमें पासपोर्ट और कुछ बुक्स मिलती हैं। और वही दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं वो रोज थाने आता है और सिग्नेचर करके चला जाता है और यमुना के किनारे बने हुए घाट पर बैठकर शराब पीता है। एक दिन हाथीराम अपनी डायरी चेक करता है तभी उसे मुकेश तलेजा की याद आती है। वो दोबारा उसके ऑफिस जाता है लेकिन वहाँ उसे पता चलता है मुकेश तलेजा तो दुबई जा चुका है। तो हाथीराम पूछता है वो कब दुबई गए। तो वहाँ के रिसेप्शन पे वो लड़की बताती है कि जब लास्ट टाइम आप उनसे मिलने आए थे उसके दूसरे दिन ही वो दुबई चले गए और तब से वो इंडिया वापस नहीं आए। हाथीराम को मुकेश पर पहले से ही शक था। अब उसके दुबई भाग जाने के बाद उसका शक और भी मजबूत हो जाता है। तो हाथीराम डीएसपी साहब से मिलने उनके घर पर जाता है। तो हाथीराम डीएसपी साहब से बोलता है कि सर कोई तो चाहता है कि मैं इस केस पर काम ना करूं और
मेरी इन्वेस्टिगेशन सही जा रही थी। अगर तारिक पकड़ा गया होता तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई होती। और वही देखिए, मुकेश तनेजा मेरे मिलने के एक दिन बाद दुबई चला गया, तो इसका मतलब उसका कुछ तो इन्वॉल्वमेंट इस केस में था। तो डीएसपी साहब बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मुकेश दुबई चला गया? तो हाथीराम बोलता है, मैं उसके ऑफिस गया था उससे मिलने के लिए। तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि हाथीराम, तुम सस्पेंडेड हो और इसलिए अब इस केस पर काम मत करो। अरे तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, अपने परिवार को टाइम दो। थोड़े दिन बाद जब सस्पेंशन हट जाएगा तो आराम से अपनी ड्यूटी करना। कहाँ इन चक्करों में पड़े हो, भूल जाओ इस केस को। अब सीन शिफ्ट होता है और हम संजीव मेहरा की वाइफ डॉली को देखते हैं, जो अभी कुत्तों के हॉस्पिटल में होती है। उसके घर के बाहर कुतिया रहती है जो कि अभी प्रेग्नेंट है। तो डॉली उसको लेकर अस्पताल आती है। तो डॉक्टर बोलती है कि इसकी अभी और देखभाल की जरूरत है। तो डॉली उसको बोलती है, मैं चाहती तो हूँ कि इसको अपने घर पर रखना, लेकिन मेरे पति को कुत्तों से एलर्जी है। हमने पहले भी देखा था डॉली अपने घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला रही थी। इसका मतलब डॉली का जानवरों के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव रहता है। तभी डॉली के मोबाइल पर सीबीआई वालों का कॉल आता है। वो डॉली से पूछते हैं कि संजीव मेहरा क्या आपके साथ हैं? तो डॉली बताती है, नहीं, आप उनके ऑफिस कॉल करो, वो वहीं पर होंगे। तो सीबीआई वाले बोलते हैं, पहले हमने उनके ऑफिस ही कॉल किया, लेकिन हमें पता चला कि वो ऑफिस में नहीं है। तो डॉली बोलती है, ठीक है, अब मैं ट्राई करती हूँ। जब डॉली भी संजीव का नंबर ट्राई करती है तो नॉट रीचेबल जाता है। तो उसके बाद डॉली संजीव के उन पुलिस वालों को कॉल करती है जो संजीव के साथ सिक्योरिटी के लिए थे और पूछती है कि संजीव कहाँ है? तो बोलता है, सर अंदर ऑफिस में किसी मीटिंग में होंगे। तो डॉली बोलती है, मेरे पास सीबीआई वालों का कॉल आया था और वो बता रहे हैं कि संजीव अपने ऑफिस में नहीं है, सच बताओ तुम लोग हो कहाँ? अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं संजीव मेहरा अपने जूनियर सारा मैथ्यूज के घर पर होता है। अब डॉली सारा के फ्लैट के बाहर जाती है और देखती है कि संजीव सारा के घर पे होता है। वो समझ जाती है कि संजीव और सारा के बीच में अफेयर चल रहा है। अब हम हाथीराम को देखते हैं। वो अपने घर पर नशे की हालत में लेटा होता है। तो उसकी वाइफ आती है और बोलती है, खाना खा लो। तो हाथीराम बोलता है, मैं आज बाहर से खाना खाकर आया हूँ और मुझे भूख नहीं है। तो उसकी वाइफ बोलती है, मुझे पता है कि तुम सस्पेंड हो गए हो। आज दिन में मैंने तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। तो मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया, तो वहाँ से पता चला कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम के बेटे सिद्धार्थ को देखते हैं। वो अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो राजू भैया अपने पंटरों के साथ एक गाड़ी में मिलता है और राजू सिद्धार्थ से बोलता है कि हम लोग आगरा घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? तो सिद्धार्थ उनको मना कर देता है, बोलता है मेरा एग्जाम आने वाला है और मुझे पढ़ाई करना है। तो वो सब एक साथ सारे बोलते हैं, अरे पढ़ने से किसका भला हुआ है, जो तेरा हो जाएगा। अब वो सब चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सिद्धार्थ राजू के अड्डे पर जाता है और उसकी अलमारी से वो गन निकालता है, क्योंकि सिद्धार्थ को शौक था गन को छूने का, गन को लेकर घूमने का। अब सीन शिफ्ट होता है संजीव मेहरा जो कि सीबीआई के ऑफिस में होता है और उसके साथ सारा मैथ्यूज भी होती है। तो सीबीआई चीफ बोलती है कि आज से आपके साथ एक पुलिस की टीम 24 घंटे आपकी सिक्योरिटी में रहेगी। तो संजीव मेहरा बोलता है, ऐसा क्यों? तो बताती है, जो आप पर अटैक होने वाला था वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। पूरा प्लान नेपाल के काठमांडू में बनाया गया था और ये हथियार गोरखपुर के रास्ते दिल्ली लाए गए। और सीबीआई ऑफिसर बताती है कि हम लोग चार्जशीट प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सबको बताएंगे, लेकिन तब तक ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। और वही दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो अपने स्कूल में होता है। तो उसके साथ के लड़के उसका बुलिंग करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और इसी दौरान सिद्धार्थ की हाथापाई कुछ लड़कों से हो जाती है। तो तीनों लड़के मिलकर सिद्धार्थ को पीटते हैं। अब सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी बैग से वो गन निकालता है। गन को देखकर उन लड़कों की तो हालत ही पतली हो जाती है। और वही हम देखते हैं हाथीराम वही घाट पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास सिद्धार्थ के स्कूल से कॉल आता है। अब हाथीराम तुरंत ही अंसारी को कॉल करता है, लेकिन अंसारी उस दिन की घटना के बाद हाथीराम से नाराज था। वो हाथीराम का फोन नहीं पिक करता। हाथीराम दोबारा कॉल करता है तो अंसारी बोलता है कि सर अभी मैं बिजी हूँ और बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब हाथीराम सिद्धार्थ के केस के बारे में उसे बताता है कि सिद्धार्थ स्कूल में गन के साथ पकड़ा गया है, तो हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम सिद्धार्थ के स्कूल पहुँचते हैं। अब स्कूल की प्रिंसिपल हाथीराम से बोलती है कि मैं आपके लड़के से बहुत देर से पूछ रही हूँ कि तुम्हें एक गन कहाँ से मिली, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है। अब हाथीराम नशे में होता है और
दूसरी बात वो प्रिंसिपल इंग्लिश में बात कर रही थी तो हाथीराम जवाब नहीं दे पाता तो झूठ बोलता है कि मेरी सर्विस गन है और गलती से बाहर रह गई थी और सिद्धार्थ उसे उठा ले आया। अब तो प्रिंसिपल और ज्यादा नाराज हो जाती है। वो बोलती है कैसे लापरवाह फादर हो, अपनी गन को सिक्योर नहीं रख सकते। तो प्रिंसिपल बोलती है हम आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं। तो अंसारी इस मामले को संभालता है और प्रिंसिपल से इंग्लिश में बातें करता है और ये समझाता है कि अभी ये छोटा बच्चा है, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, जब ये न्यूज मीडिया में और सोशल मीडिया में जाएगी तो आपके स्कूल का भी रेपुटेशन खराब होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को एक बार और मौका दें। अब अंसारी की बातें सुनकर प्रिंसिपल शांत हो जाती है। अब जब हाथीराम अपने घर जाता है तो अपने बेटे सिद्धार्थ की पिटाई करता है और उससे पूछता है कि तुझे ये गन कहाँ से मिली। तो उसकी वाइफ उसको रोकती है तो हाथीराम अपनी वाइफ पर भी चिल्लाता है तू घर रहती है और अपने बेटे का देखभाल भी नहीं कर सकती। अगर आज स्कूल वाले पुलिस कंप्लेन कर देते तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, ना तो कोई स्कूल एडमिशन देता और ना कहीं इसे नौकरी मिलती। अब बार बार हाथीराम सिद्धार्थ से पूछ रहा था कि उसे गन कहाँ से मिली। जब सिद्धार्थ उसे नहीं बताता तो हाथीराम बोलता है कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ। तभी सिद्धार्थ अपना सिर शीशे की टेबल पे मार लेता है और उसके सिर में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। तो हाथीराम सिद्धार्थ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजीव विक्रम से मिलने उसके घर जाता है और विक्रम से बोलता है मुझे पता चला है कि सिंह साहब ये चैनल बेचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये चैनल तुम खरीद लो। तो विक्रम बोलता है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो संजीव बोलता है कि इससे मुझे दो फायदा होगा, पहली तो मुझे इस चैनल में काम करने की फ्रीडम मिल जाएगी और दूसरा मुझे इस कंपनी के 10% शेयर की हिस्सेदारी चाहिए होगी। तो विक्रम बोलता है जो तुम्हारी और हमारी हिस्ट्री रही है वो सही नहीं है। तो संजीव बोलता है पुरानी बातों को भूल जाओ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चैनल की टीआरपी इतना आगे ले जाऊंगा कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और जो चैनल अभी घाटे में चल रहा है वो मुनाफा देगा। लेकिन विक्रम को संजीव की बातों पर भरोसा नहीं होता। तो संजीव बोलता है ठीक है, मैं तुमसे 2 दिनों बाद बात करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन 9 PM के प्राइम शो में संजीव मेहरा सबको बताता है कि ये जो मेरे खिलाफ मारने की साजिश की गई थी इस सरहद पार से की गई थी, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज ये अकेले की आवाज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है और मैं उन लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं कल भी सत्य के लिए आवाज उठाता था और आज भी उठाता रहूंगा। और इस न्यूज के बाद संजीव के चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है और संजीव और भी पॉपुलर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम अंसारी से मिलने उसके घर जाता है और अंसारी से उस दिन के लिए सॉरी बोलता है और अंसारी को बोलता है कि तू टेंशन न ले, इस केस में जो भी गलतियां हुई हैं उनकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तभी अंसारी बोलता है कि सर कल सीबीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिसमें वो इस केस की सारी डिटेल सबको बताएंगे। अब हम देखते हैं दूसरे दिन हाथीराम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां सीबीआई वाले बताते हैं कि कबीर एक ट्रेंड टेररिस्ट है जिसकी ट्रेनिंग पीओके में दी गई और वही वो लोग चीनी को नेपाली एजेंट बताते हैं। और हम देखते हैं हाथीराम जहां बैठा होता है उससे थोड़ी दूर पर सारा मैथ्यूज बैठी होती है। तो सारा हाथीराम से पूछती है आप तो इस केस के इंचार्ज थे ना, मैंने भी इस केस पर कुछ काम किया था, मेरी कुछ क्यूरियोसिटी थी। तो हाथीराम बोलता है अरे मैम एक क्यूरियोसिटी बहुत ही बुरी चीज होती है, अब देखो मुझे सस्पेंड करवा दिया। और वहीं सीबीआई वाले बताते हैं कि गाड़ी का अरेंज तारिक नाम के एक आदमी ने किया था, लेकिन बाद में तारिक ने सुसाइड कर लिया और उसका सुसाइड नोट हमें उसके घर से मिला था। और सीबीआई ये भी बताती है कि इन लोगों ने अपने सेफ्टी पर्पस के लिए 2 होटल बुक किए थे। एक होटल में ये लोग खुद रहते थे और दूसरे होटल में इन्होंने अपने हथियार और बाकी चीजें रख रखी थी। जब सीबीआई ने उस होटल पे छापा मारा तो उन्हें वहाँ से AK-47 और बहुत सारे हथियार बरामद हुए और उन्हें वहीं कबीर यम का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिला और उसके साथ में बहुत सारी जिहादी किताबें मिली जिनके ऊपर कबीर यम का नाम लिखा हुआ था। जब अंसारी ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो अंसारी वहाँ से बाहर जाता है और हाथीराम को इशारा करता है बाहर आने के लिए। जब हाथीराम वहाँ से उठ के जा रहा होता है तो उसकी डायरी वहीं गिर जाती है और उसको सारा मैथ्यूज उठाकर अपने पास रख लेती है। तो हाथीराम अंसारी से बोलता है अरे यार ये क्या कहानी बना रहे हैं लोग, जब तू तारिक के घर उसको पकड़ने गया तो तारिक वहाँ से भाग गया और दूसरे दिन उसकी लाश हमें यमुना के किनारे उस कंस्ट्रक्शन एरिया में मिली। तो अब ये बता क्या तारिक वापस अपने घर जाएगा, सुसाइड नोट लिखेगा
देगा और दोबारा आकर अपना गला दबाएगा और फिर नदी में कूद जाएगा। तो अंसारी बोलता है, अरे सर ये छोड़ो, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि जो ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ से जिहादी किताबें मिली और उन पर कबीर का नाम लिखा हुआ था उर्दू में, लेकिन मुझे पता है कबीर को उर्दू ना तो पढ़नी आती है और ना ही लिखनी आती है। तो हाथीराम समझ जाता है सीबीआई के लोग किसी को बचाने के लिए ये नई कहानी बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि सीबीआई के लोग किसे बचाना चाहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।